दोस्तों, मैं पहले समय समय पर लाइव होता रहा हूँ और समाज से, देश से जुड़े हुए, इंसानियत, हिंदुस्तानियत से जुड़े हुए मुद्दों पर आप सबसे बात करता रहा हूँ। जो भी मन में उद्गार रहते थे व्यक्त करता था। आज कई महीने के बाद लाइव हुआ हूँ, वो भी बहुत देर रात को। इतने महीने विभिन्न परिस्थितियाँ, बीमारी, सोच सोच कर भी लाइव नहीं हो पाया। कई जगह छापे पड़े। आज उसी विषय को लेता हूँ। कल हो सकता है कोई कविता सुनाऊं, परसों दूसरा विषय लूं, लेकिन आज मैं सिर्फ छापे पर बात करूंगा। कल सुबह मैंने यूं ही अचानक अपने फेसबुक पर कुछ लाइनें लिख दी कि सुना है कि तोता कुछ लोगों के दरवाजे पर निगरानी कर रहा है और तोता बीट कर देगा। मेरी आदत है संकेतों की भाषा में लिखना। लेखक, कवि, कलमकार, हथौड़ी चलाने वाले में और लेखनी चलाने वाले में यही फर्क होता है कि हथौड़ी चलाने वाला सीधे लिख देता है, सीधे हथौड़ी चला देता है, और कलमकार और शब्दों से खेलने वाला इंसान सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है कि बुरा भी न लगे, बात समझ में भी आ जाए। जिनको समझना चाहिए, जो नहीं समझते हैं उनको न समझना भी, उनको समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो कल मैंने यूं ही फेसबुक पर लिख दिया था और अचानक 1-1.5 घंटे बाद सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पोर्टल पर खबर आई कि सीबीआई ने कई जगह छापे मार दिए। जब मैंने कल छापे की खबर सुनी तो उत्सुकता हुई कि जरा जाना जाए कि इस तरह के नाम के आगे ये छापा शब्द क्यों आया। शाम होते होते तक पता लगा कुछ लॉकर हैं, कितने किलो सोना है, कितने करोड़ रुपया है, और डिटेल अभी शायद आनी है। और फिर देर शाम होते होते मालूम पड़ा कि FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की नौबत आ गई। उसके अलावा भी कई क्लर्क तरह के लोगों के पास भी करोड़ों रुपया और किलो किलो में सोना निकला। मैंने आज से काफ़ी पहले एक पोस्ट लिखी थी जिसमें यह जिक्र किया था कि जो नई पीढ़ी आ रही है, पहले जब नई पीढ़ी, वो पुलिस का दरोगा हो, सिपाही हो, राजनीति हो, नेता बनता हो, IAS IPS बनता हो, जब वो आता था तो कुछ जुनून और आदर्श लेकर आता था और काफ़ी साल लगते थे उसको
कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का भरपूर निर्वाह किया, कर्तव्यों का पालन किया, समाज को राहत दी, इंसान को राहत दी, जिनके लिए वो बने हैं, जिनसे उनको तनख्वाह और सुविधाएं मिलती हैं, उनको उन्होंने राहत दी। लेकिन एक लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ कि वो IAS हो, IPS हो, दरोगा हो, सिपाही हो, यहाँ तक कि नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता हो, व्यापारी हो, जिस फील्ड में भी अब नौजवान नया आ रहा है वो कुछ जल्दी में है, और वो जल्दी कुछ ज़्यादा है। वो जिस क्षण उस काम को शुरू करता है उसको लगता है कि व्यापारी है तो उसको उसी दिन टाटा बिरला अंबानी बन जाना चाहिए, और बाकी भी अगर सिपाही, दीवान, दरोगा है, नेता है और IAS IPS है तो उसको भी लगता है कि वो अंबानी बनने के लिए यहाँ आया है, अडानी बनने के लिए यहाँ आया है, टाटा बिरला बनने के लिए आया है, और पहले पल से ही वो उसी दिशा में हाथ पैर मारने लगता है। राजनीति की भी यही हालत है। जो नया नौजवान आ रहा है वो तत्काल एक दिन में रात में करोड़पति बन जाना चाहता है। उसके लिए चाहे किसी चीज़ की हत्या करने पड़े, आप अपनी आत्मा की, अपने जमीर की, अपने उसूल की, किसी भी चीज़ की हत्या करनी पड़े, उसके लिए वो तैयार है। मैंने जब कुछ पहले ये लिखा था, इस तरह की बात कही थी, और कही इसलिए थी कि मेरे आगरा में 2 नए IAS अफसर आए थे और वो 1000 रुपये का घूस लेने भी कहीं चले जाते थे, प्रसिद्ध हो गया था, और मैंने संकेतों की भाषा में ऐसा लिख दिया। एक हमारे मित्र जो लेखक भी हैं, IAS भी हैं, प्रमुख सचिव हो गए हैं, उन्होंने उसी फेसबुक पर ही मुझसे ऐतराज जाहिर किया। फिर मैंने उनको इशारे में बताया कि मैं है कि जो मोदी जी कहते थे या बाकी लोग कहते थे कि इतने लाख करोड़ रुपए विदेश में जमा है, वो आ जाए तो सबको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसी देश में अगर छापे पड़ जाएं 10-20 हज़ार लोगों के यहाँ, 1 लाख 2 लाख लोगों के यहाँ, तो शायद इतना सोना, इतना चांदी, इतना गहना, इतने हीरे जवाहरात, इतनी बेनामी संपत्ति और इतना रुपया निकल आएगा कि सचमुच इस देश के ज़रूरतमंद लोगों को 15 लाख रुपए नहीं, कहीं ज़्यादा भी मिल सकते हैं, या इस देश का कर्जा खत्म हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना रामदेव और वो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, जमुना का किनारा गंदा करने वाले साधु की तरह नहीं है। मेरा मानना इन तथ्यों के आधार पर है। कल जब ये छापे पड़े और ये नाम, चर्चित नाम, चंद्रकला या शशिकला जो भी हैं, उनका जब आया तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला था। निश्चित तौर पर ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी आज होगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए ये आत्मचिंतन का समय भी है, क्योंकि IAS IPS से ज़्यादा ताकतवर तो यहाँ प्रधानमंत्री भी नहीं है। आए थे। जो ही चौधरी चरण सिंह कार से उतरे, उनकी निगाह पड़ी, मैं बगल में खड़ा था। उन्होंने कहा, अरे माता प्रसाद यहाँ कैसे? ये तो वो है जिसने नाखून उखड़वा लिए इमरजेंसी में, इसको तत्काल बर्खास्त होना चाहिए, यहाँ कैसे खड़ा है? तो मैंने माता प्रसाद को 100 मीटर की रेस की तरह से घबराते हुए पैंट संभाल के दौड़ते हुए देखा था। लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री बने, चौधरी चरण सिंह देश के उप प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री भी बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद मर भी गए। लेकिन माता प्रसाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो माता प्रसाद देश के सबसे बड़े पद तक गए
आ जाते हैं। तो बीच वाले कौन है? ब्यूरोक्रेट, ठेकेदार और नेता भी, ये तीन मिलकर खा जाते हैं। लेकिन नेता भी तब तक नहीं खा सकता जब तक ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल ना हो। अगर ब्यूरोक्रेट तय कर ले कि भ्रष्टाचार नहीं होगा तो कोई नेता चाह के भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, कोई ठेकेदार और कोई व्यापारी चाह के भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेट इतना ताकतवर है। इस छापे ने हिला दिया मुझे। उम्मीद करता था मैं कि शायद इसके साथ लिंक करके 100-200 छापे और पड़ जाएंगे, पड़े नहीं। अफसोस की बात है। हो सकता है फोर्स कम हो सकता है उतनी तैयारी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में अगर 1 लाख लोगों का छापा पड़ जाए तो इतना पैसा निकल आएगा, इतना सोना निकल, चांदी, हीरे जवाहरात निकल आएंगे कि इस देश के ऊपर सारा कर्जा मिट जाएगा। और अगर ऐसा हो सकता है तो एक बार पड़ जानी चाहिए, वो चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई हो, सबके यहां पड़ जानी चाहिए। क्या दुखद स्थिति नहीं है ये? क्या यह देश के लिए आत्मचिंतन का समय नहीं है? इस 70 साल में जहां तमाम चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चे हाथ फैलाए खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां कपड़ा लेके आपकी कार पर रख मारते और हाथ फैला देते हैं, जहां फुटपाथों पर ठंड में, बारिश में भी, इस ठिठुर की ठंड में लाखों लोग पूरे देश में सो रहे हैं, जहां एक बड़ी आबादी के पास दोनों टाइम का भोजन नहीं है, जहां इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों की तादाद में महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं, एनीमिया की शिकार है, उनमें खून नहीं है उनके अंदर, जहां बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जहां इतनी बड़ी आबादी बिना पढ़ाई के है, जहां इतनी बड़ी आबादी बिना दवाई के मर जाती है और बीमार पड़ती है, वहां पर चंद लोगों के जेब में घूस का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का इतना पैसा, इतना सोना। देश में सुधार आया है। और संवाद तब होगा जब विवाद शुरू होगा, संवाद तब शुरू होगा जब चर्चा होगी, संवाद तब होगा जब हम अपनी बात को कहना सीख जाएंगे, सवाल पूछना सीख जाएंगे। दुर्भाग्य से जो हम भूल गए हैं, न हम सवाल पूछते हैं, न अपनी बात कहते हैं। आंख मूंदे शुतुरमुर्ग की तरह जी रहे हैं, बालू में मुंह गाड़ लिया हमने और हम कह रहे हैं सब ठीक ठाक है। बहुत पुरानी कहावत है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इन छापों ने एक बार फिर हमारी आंख खोली है। क्या देश को एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं? एक बार मैंने कहा था कि अमेरिका की तरह यहां के सिस्टम को भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर देना चाहिए, कोई परमानेंट नहीं। काम करो, रिजल्ट दो, रिजल्ट ओरिएंटेड नौकरी करो, रिजल्ट आएगा तो नौकरी बढ़ेगी, रिजल्ट नहीं आएगा तो नौकरी खत्म हो जाएगी। और कोई क्यों परमानेंट बोझ बन जाए देश के ऊपर, समाज के ऊपर, जनता के ऊपर? क्या हक है आपका कि आप स्थायी तौर पर बोझ बन जाइए एक लंबे समय के लिए? वो चाहे जो हो, जिस विधा में भी हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, कोई भी हो। हाँ, फौज नहीं हो सकती इस तरह की, टेक्निकल चीजें ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन वहां पर भी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। और पहले दिन यह परफॉर्मा भर लेना चाहिए, यदि भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोगों को लिख के देना चाहिए कि हम आज ये सहमति दे रहे हैं कि हमको जो नौकरी के लिए तनख्वाह और सुविधाएं बताई गई हैं, हम इतने पर नौकरी करने को तैयार हैं, हमारा इससे काम चल जाएगा। यदि इससे इतर हमने कोई लाभ उठाया तो तत्काल हमारी नौकरी समाप्त कर दी जाए। यह कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन ही हो जाना चाहिए। कोई क्यों स्थायी हो? और इतनी दोहरी छवि, एक तरफ तो सोशल मीडिया पे इतना प्रचार प्रसार आदर्शवादी IAS अफसर का, और दूसरी तरफ घर से सोना निकलना, इतने करोड़ रुपया निकलना, भ्रष्टाचार में CBI का छापा पड़ना। और फिर कितना मजाक है इस समाज का कि छापा पड़ रहा है, उसमें पैसा भी निकल रहा है, सोना भी निकल रहा है। लोग कह रहे हैं राजनीतिक कारण, हो सकता है राजनीतिक कारण से छापा पड़ा हो, लेकिन यदि उसमें सोना, गहना, पैसा नहीं निकला, भ्रष्टाचार नहीं निकलता, आय से अधिक संपत्ति नहीं निकलती, तो उसको हम राजनीतिक मान लेते। लेकिन अगर निकल रही है तो फिर आप भ्रष्ट हो, फिर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उस पर उंगली उठाने का कोई किसी को अधिकार नहीं। अगर ये उंगलियां कहीं दूर तक भी जाती हैं तो जाने दीजिए,
एक बार देश में फैसला होने दीजिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जंग होनी है। इस देश का करोड़ों गरीब मजदूर, जिसके पेट में अन्न नहीं जा रहा, जिसका बच्चा पढ़ने नहीं पा रहा, जिसके बच्चे भूख से और दवाई के बिना मर जा रहे हैं, उनको यह बर्दाश्त नहीं। कभी न कभी तो यह जंग छेड़नी पड़ेगी। यह जंग छेड़ने का वक्त आ रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस अनैतिकता के खिलाफ। सीबीआई की संख्या कम हो, बढ़ा दीजिए, कर दीजिए 1 लाख 2 लाख लोगों पर छापे एक साथ। एक बार फैसला हो जाए, सबके चेहरे उजागर हो जाए। लाखों की तादाद में मकान, कोठियां, फ्लैट बने खड़े हैं, रहने वाला कोई नहीं है। पैसे किसी ने तो लगाए हैं। कौन है वो? नौकर, चपरासी, ड्राइवर, कहीं दूर गांव में रहने वाला कोई गरीब आदमी, उसके फर्जी कागजों पर पड़े हुए सब तमाम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज। जोड़ दीजिए सबको आधार से, पता लग जाए कौन किसका है। एक बार सफाई तो हो जाए देश के अंदर। या फिर गरीबी मिटा दीजिए, या फिर तय करिए फुटपाथ पर कोई नहीं सोएगा। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मार दीजिए ले जाकर के इन लोगों के बीच में। कोई फुटपाथ पर नहीं सोएगा, ठंड में कोई नहीं मरेगा, बारिश में कोई नहीं भीगेगा, कोई बच्चा चौराहे पर भीख नहीं मांगेगा, कोई बहन बेटी शरीर नहीं बेचेगी अपनी इस देश में, कोई बच्चा दवाई के बिना नहीं मरेगा, कोई पढ़ाई के बिना नहीं रहेगा, कोई बेटी दहेज के लिए आत्महत्या नहीं करेगी। अगर ये सब नहीं कर सकते और ये हालात रहेंगे तो आपको भी कोई हक नहीं बनता कि आपके पास इतनी बेनामी संपत्ति हो, इतना रुपया पैसा, इतना सोना हो और ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ हो। आपने मेहनत से कमाया है, व्यापार से कमाया है, किसान खेती से कमाया है, कोई दिक्कत नहीं, कमाइए, ये अधिकार है आपका। आप मेहनत करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप खेती करते हैं, तो आप आमदनी जितनी बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार से की हुई आमदनी वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं तो इन छापों की प्रशंसा भी करता हूं, इनका समर्थन भी करता हूं, कारण जो भी हो छापे मारने के, लेकिन मैं इनका प्रशंसक भी हूं और इनका समर्थन भी करता हूं। मैं तो उस बहन से पूछना चाहूंगा जिसने अपनी छवि बना रखी थी नितांत ईमानदार IAS अफसर की। क्या हुआ बहन या बेटी, मेरी बेटी की उम्र की शायद होगी, क्या हुआ आपकी छवि को आज? अगर छवि बनाई थी तो वैसी बनी रहती। कितना लोग आपको प्यार करते थे, कितना आदर्श मानते थे, कितने बड़े पैमाने पर प्रशंसक थे आपके सोशल मीडिया पर लोग। एक दिन में प्रशंसा आपकी धुल गई। क्यों ऐसा काम किया? ये मान सम्मान बड़ी चीज है या कुछ किलो सोना बड़ी चीज है? अरे IAS की नौकरी में जब आ गए तो इतनी तनख्वाह मिलती है कि पूरी जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी जी जा सकती है, और रिटायर, और गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, मकान, रहने की जगह, चपरासी, नौकर सब मौजूद है, जो एक बड़ी आबादी नहीं, 90% 95% आबादी को नहीं मिलते। और रिटायरमेंट के बाद भी इतना प्रोविडेंट फंड, PF, पेंशन इतनी मिलती है कि वो इस देश की 80% आबादी के पास नहीं है। अच्छी जिंदगी मिलती है, फिर भ्रष्टाचार की जरूरत क्या है? क्यों भ्रष्टाचार? वो नेता हो, वो IAS हो, IPS हो, दरोगा हो, सिपाही, कोई भी, वो व्यापारी हो जो भ्रष्टाचार करता है, मिलावटखोरी करता है, जमाखोरी करता है, मुनाफाखोरी करता है। क्यों? जब वैसे ही आपको इतना सब कुछ मिल रहा है और सम्मान भी साथ में मिल रहा है, समाज आपका सम्मान करता है और इतना कुछ मिल रहा है कि आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो फिर यह भ्रष्टाचार क्यों? बहुत मन दुखी है मेरा आज इस IAS अफसर को देख करके। मैं जानता हूं कि वो अकेली नहीं है, उससे बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं। उन मगरमच्छों के अब उजागर होने का वक्त है। अब हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, लेकिन जब तक इस देश में गरीबी रहेगी ये मगरमच्छ बर्दाश्त नहीं किया जा सकते। जब तक देश में भुखमरी रहेगी ये मगरमच्छ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब तक बिहारी बदहाली रहेगी ये मगरमच्छ बर्दाश्त नहीं किया जा सकते। मोदी जी, आपने कुछ नहीं किया जिंदगी में, सिर्फ 5 साल बकवास करते रहे। बकवास शब्द शायद गलत है, मैं वापस लेता हूं। जुमले बोलते रहे, भाषण देते रहे। मैं खराब शब्द बोलना पसंद नहीं करता, मैं उसको वापस लेता हूं, खेद है मुझे इस शब्द पर। लेकिन एक ही काम कर दीजिए, इन नौकरियों को तत्काल प्रभाव से कॉन्ट्रेक्चुअल कर दीजिए, इनकी जवाबदेही तय कर दीजिए, और जो मैंने कहा पहले दिन लिखवा लीजिए कि अब तनख्वाह से हमारा काम चलेगा, इसके ऊपर हम कुछ लेंगे, उसी दिन हमारी नौकरी समाप्त कर दी जाए। यही काम कर दीजिए और डलवा दीजिए 1 लाख 1.5 लाख लोगों पर छापे। मैंने कई बार बहस में, जब आर्थिक मुद्दों पर बहस हुई और यह बताया गया कि देश की पर कैपिटा इनकम इतनी है, GDP इतनी है, मैंने कई बार बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को चुनौती दी है। इस देश के 10 से ज्यादा बड़े लोगों को बाहर कर दीजिए लिस्ट में से
फिर बताइए कि कितने लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, देश की जीडीपी ग्रोथ क्या है। 1 लाख लोगों को बाहर कर दीजिए, फिर बताइए पर कैपिटा इनकम और जीडीपी क्या है। और 130 करोड़ लोगों में से केवल 10 लाख लोगों को अलग कर दीजिए, फिर 129 करोड़ 90 लाख लोगों में बताइए कि पर कैपिटा इनकम और जीडीपी क्या है। मेरी चुनौती है ये इस देश के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री को। इन भ्रष्ट लोगों को बाहर कर दीजिए, फिर बताइए पर कैपिटा इनकम क्या है और जीडीपी क्या है। ये मेरी चुनौती है इस देश के कर्मकार, इस देश के उन तमाम लोगों को जो आंकड़े बनाते हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर देश की सरकार फैसले करती है। बहुत दुखद है ये। इस छापों को देश की आंख खोल देनी चाहिए। इस छापों को आईएएस से लेकर उन तमाम भ्रष्ट लोगों की आंख खोल देनी चाहिए। इस छापों को राजनीति में आने वाले भी तमाम जो नौजवान और तमाम लोग हैं जो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए आते हैं, उनकी आंख भी खोल देनी चाहिए, उनको भी रास्ता दिखाना चाहिए। जीवन का मकसद, अरे खाना तो सड़क चलता कुत्ता भी खा लेता है, सड़क पर चलते सुअर भी अपनी जिंदगी जी लेते हैं। कुछ तो फर्क हो गंदगी में लेटने वाले सुअर और गंदगी खाने वाले कुत्ते से और आम इंसान से। कुछ तो फर्क होना चाहिए। जिस दिन हम फर्क करना सीख जाएंगे इंसान में और गंदगी खाने वाले सुअर में, उस दिन हम गंदगी खाना बंद कर देंगे और सड़क के कुत्तों की तरह व्यवहार करना बंद कर देंगे। बहुत अफसोस की बात है। एक तरफ इतनी गहरी खाई गरीबी की, बेकारी की, बेरोजगारी की, बदहाली की, और दूसरी तरफ इतनी ऊंची अट्टालिकाएं भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, धोखे की, फरेब की, छल की, लूट की। दोनों एक साथ कैसे चलेगी? दोनों तो नहीं चल सकती। भ्रष्टाचार की, झूठ की, छल फरेब की, लूट की अट्टालिकाएं और बदहाली और बेरोजगारी, बेकारी, भूख, गरीबी, अशिक्षा, असंतुलन की खाई, दोनों एक साथ नहीं चल सकती। खाई को तो पाटना पड़ेगा और अट्टालिकाओं को भी थोड़ा झुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं लंबी बात आज नहीं कहना चाहता। इन छापों पर बहस होनी चाहिए, इस छापों से जो निकला है उस पर बहस होनी चाहिए और इन छापों के क्रम को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बहस मेरे बाकी साथी लोग भी बढ़ाएंगे। समाज में बढ़ाइए, चर्चा करिए और मजबूर किया जाए लोगों को कि यह रास्ता छोड़े, या मजबूर किया जाए सिस्टम को इस रास्ते को तोड़े। इस खाई और ऊंचाई के बीच के जो फर्क है उसको मिटाएं। और हम समाजवादी लोग, जो पुराने समाजवादी हैं, वो तो हमेशा से ऐसे कहते रहे हैं कि खड़ी लाइन को पड़ी लाइन में बदलो। एक पड़ी लाइन वाली जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं समाज के लिए, समाज में असंतुलन पैदा करती है और कभी न कभी क्रांति के लिए तैयार करती है। ये देश गांधी का देश है, इसमें क्रांति भी अगर आएगी तो गांधीवादी रास्ते से ही आएगी। लेकिन अगर खुद सब लोग सुधर जाए, भारत की जो अपनी सामाजिक मान्यता है, भारत की जो संस्कृति है, वो इस बात में विश्वास करती है कि लोग खुद सुधर जाएं, खुद ठीक हो जाएं, खुद चीज़ों को ठीक कर लें। मैं भी यही उम्मीद करता हूं। मैं उस बेटी से उम्मीद करता हूं जो आईएएस अफसर है कि सामने आए और आकर के मुंह खोले और बताए कि जब उसको इतना सम्मान देश में मिल रहा था तो उसने भ्रष्टाचार क्यों किया। अपनी उस पॉपुलैरिटी को, जो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर उसकी पॉपुलैरिटी थी, उसको उसने खुद आग क्यों लगाई। मैं चाहता हूं मुंह खोल करके इस देश के समाज को, नए नौजवानों को बताए। और अगर उसे कुछ अफसोस है तो उसको जरूर कहे, क्योंकि उसके फॉलोअर बहुत बड़ी तादाद में है, और बताए, आके शिक्षा ही दे दे कि मुझसे गलती हो गई, आप लोग मत करना। अगर ये कर देती हो, चंद्रकला या चंद्रलेखा जो भी नाम है, मुझे नाम नहीं ठीक से याद है, अगर ये करती हो तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत रहेगी, और नहीं करती हो तो मुझे आज तुमसे नफरत हो गई है। मैं और बड़ी बात नहीं कहना चाहता। आज सिर्फ इस इशू को लेकर मेरी बेचैनी थी। बहुत सारे मुद्दे जो पिछले दिनों से मन में मेरे हैं, एक एक करके कल परसों से फिर से मैं पहले से बता के लाइव होऊंगा, जिससे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उसमें शामिल हो सके। कई महीने से मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाया सामने, उसके लिए मुझे अफसोस है। मेरी परिस्थितियां हैं, कई महीने के बाद आया, आज बिना बताए आया हूं, और वो भी देर रात में आया हूं। सुनने को तो आप लोगों को कल मिल जाएगा, लेकिन आइए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब मिलकर एक जंग छेड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।